नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी और ये है शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी का मंच। आज का एपिसोड और आज की कहानी मेरे लिए खास है क्योंकि आज की कहानी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ हमारे एक श्रोता की खास फरमाइश पर। उन्होंने लिखा कि मुझे शेरलॉक होम्स के अलावा और भी कहानियों को नरेट करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको सुनाऊं दुनिया के सबसे मशहूर मिस्ट्री राइटर्स में से एक अगाथा क्रिस्टी की लिखी हुई कहानी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये कहानी आपको ले जाएगी 1930 के यूरोप में, जहां एक लग्जरी ट्रेन में एक ऐसा खून हुआ जिसका राज सुलझाना सिर्फ दुनिया के सबसे दिमाग वाले डिटेक्टिव हर्क्यूल पोयरो ही कर सकते थे। इस्तांबुल का मौसम बेहद सर्द था। तोकातलियां होटल के बाहर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। होटल की ग्रैंड लॉबी में बेल्जियन डिटेक्टिव हर्क्यूल पोयरो अपनी ट्रेडमार्क मूंछों को संभालते हुए बैठे थे। दिसंबर की ठंड उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उनके सामने टेलीग्राम पड़ा था। लंदन से अर्जेंट बुलावा आया था। ओरिएंट एक्सप्रेस ही एक ऐसी ट्रेन थी जो उन्हें वक्त पर लंदन पहुंचा सकती थी। होटल का मैनेजर उनके पास आया और बोलने लगा, मॉन्जे पोयरो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ओरिएंट एक्सप्रेस में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। सीजन की वजह से सारी सीट्स बुक्ड हैं। पोयरो ने अपनी मूंछों को फिर से ट्विस्ट किया। उनकी आंखों में वो फेमिलियर चमक थी। mon ami, किस्मत कभी भी किसी भी मोड़ पर किसी की जिंदगी बदल सकती है। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि आवाज आई, हर्क्यूल, mon ami, कैसी खुशकिस्मती है। ये थे मॉन्जे बॉक, ओरिएंट एक्सप्रेस के डायरेक्टर और पोयरो के पुराने दोस्त। तुम ओरिएंट एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हो? मैग्निफिक। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट करवाता हूँ। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट नंबर 1, परफेक्ट फॉर यू। शाम को 5 बजे सरकेशी स्टेशन पर ओरिएंट एक्सप्रेस अपनी पूरी शान के साथ खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर अलग अलग देशों के लोग अपना सामान लिए जा रहे थे। पोयरो ने अपनी डिटेक्टिव की नज़रों से हर पैसेंजर को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर दिखी मैरी डेबनहम, एक यंग ब्रिटिश गवर्नेस, एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वो इसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ कर्नल आर्बतनॉट थे, लंबे कद के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर। दोनों एक साथ थे लेकिन अनजान होने का नाटक कर रहे थे। प्रिंसेस ड्रैगमिरोफ अपनी मेड हिल्दगार्ड श्मिट के साथ आईं, रशियन एरिस्टोक्रेट, काले कपड़ों में हीरे के एक हार के साथ। उनकी उम्र ज़्यादा थी लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी ताकत थी। ओ माय, ये सामान इतना भारी है। यह आवाज़ थी मिसेस हबर्ड की, एक मध्यम आयु की अमेरिकन महिला। वो बहुत बोलती थी, बहुत हंसती थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। फिर प्लेटफॉर्म पर आया एक आदमी, सैमुअल रेचेट। उसका चेहरा अजीब, उसके चेहरे पर एक कठोरता थी। उसके साथ 2 लोग थे, उसका सेक्रेटरी हेक्टर मैक्वीन और उसका वैले मास्टरमैन। रेचेट की आंखें किसी शिकार को ढूंढ रही थीं और पोयरो ने नोटिस किया कि वो बार बार अपने कोट की जेब में हाथ डाल रहा था। काउंट और काउंटेस एंद्रेइनी, हंगेरियन एरिस्टोक्रेट्स, जवान और आकर्षक। ग्रेटा ओल्सन, एक स्वीडिश मिशनरी, सीधी सादी औरत। एंटोनियो फास्कारेली, इटालियन कार सेल्समैन, हमेशा मुस्कुराता हुआ। साइरस हार्डमैन, एक अमेरिकन जो टूरिस्ट लग रहा था। कंडक्टर पियरे मिशेल ने अनाउंसमेंट की, ओरिएंट एक्सप्रेस डिपार्चर इन 5 मिनट्स। पोयरो अपने कंपार्टमेंट में सेटल हो गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे निकलने लगी। इस्तांबुल की बत्तियां पीछे छूटने लगीं। रात को डिनर के बाद कॉरिडोर में रेचेट ने पोयरो को रोका। मॉन्जे पोयरो, मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपको पहचानता हूँ। आप दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध डिटेक्टिव हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। पोयरो ने उसके चेहरे को गौर से देखा। क्या बात है श्रीमान रेचेट? मेरी जान को खतरा है। मुझे मौत की धमकियां मिल रही हैं। मैं आपको अच्छी पेमेंट करूंगा, $20,000, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी।
पॉयरो ने रेचेट की आंखों में देखा। उन आंखों में डर भी था और भी, कुछ बहुत भयानक। नहीं नहीं श्रीमान रेचेट, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपका चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। उस रात ट्रेन बेलग्रेड की तरफ बढ़ रही थी। बाहर बर्फ गिरना शुरू हो गई। यात्री अपने अपने कंपार्टमेंट में सो रहे थे, लेकिन कोई एक जाग रहा था, कोई एक इंतजार कर रहा था। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। ट्रेन रुक गई। घड़ी की सुई रात के 12 बजे की तरफ बढ़ रही थी और फिर कंपार्टमेंट नंबर 2 में रेचेट का खून हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी की शुरुआत। आगे क्या हुआ? कौन है कातिल? क्या श्रीमान पॉयरो इस राज को सुलझा पाएंगे? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगली सुबह ट्रेन अब भी बर्फ में ही फंसी हुई थी। सूरज की पहली किरणें बर्फ को चमका रही थीं। पॉयरो अपने कंपार्टमेंट से निकले, तब श्रीमान बूक ने उन्हें रोका। अक्यूल, कुछ गड़बड़ है। रेचेट के कंपार्टमेंट से कोई जवाब नहीं आ रहा। पीए मिशेल का कहना है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए भी दरवाजा नहीं खोला। उनका दरवाजा बंद है और चेन भी लगी हुई है। डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन, जो यूगोस्लाविया से ट्रेन में सवार हुए थे, अब पॉयरो और बूक के साथ रेचेट के कंपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। पीए मिशेल ने मास्टर की से दरवाजा खोला, लेकिन चेन लगी होने की वजह से दरवाजा सिर्फ थोड़ा सा ही खुला। चेन को तोड़ना पड़ेगा, पॉयरो ने कहा। चेन तोड़ने के बाद जो नज़ारा सामने था वो चौंकाने वाला था। कंपार्टमेंट में अंधेरा था। खिड़की के पर्दे बंद थे। रेचेट की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन ने मुआयना किया। 16 घाव, अलग अलग गहराई पे, अलग अलग एंगल से। कुछ दाएं हाथ से किए गए हैं और कुछ बाएं हाथ से। पॉयरो ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हर डिटेल, हर छोटी से छोटी चीज़ को नोट किया। ये देखिए, उन्होंने पानी के ग्लास को दिखाते हुए कहा, ग्लास में स्लीपिंग ड्राफ्ट के निशान हैं। इसका मतलब रेचेट गहरी नींद में था जब उसका। कंपार्टमेंट की हर चीज़ कुछ कह रही थी। बिस्तर के पास एक जली हुई चिट्ठी जिसके कुछ टुकड़े अब भी पढ़े जा सकते थे। एक रुमाल जिस पे एच का मोनोग्राम था। खून के धब्बे इसके किनारे पर। खिड़की के पास मिला एक पाइप क्लीनर। फर्श पर पड़ा एक बटन जो कि कंडक्टर के कोट के जैसा था। एक माचिस की तीली जो विदेशी ब्रांड की थी और औरतों का छोटा रुमाल जिस पर परफ्यूम की खुशबू आ रही। घड़ी जो 2:15 पर रुकी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात, कंपार्टमेंट की खिड़की बर्फ के निशान से ढकी हुई थी। बाहर से कोई नहीं आ सकता था। कातिल ट्रेन में ही था। पीए मिशेल का बयान भी अजीब था। रात को मिसेस ह्यूबर्ट ने बेल बजाई। कहने लगी उनके कंपार्टमेंट में कोई आदमी था। मैंने जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मिस डेबनहम ने पानी मांगा और हाँ, एक औरत ने भी मुझे कॉरिडोर में देखा, लाल किमोनो पहने हुए। पॉयरो ने अपनी नोटबुक निकाली। इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत दिलचस्प। लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो अब पता चली है। मैक्वीन के थ्रू पता चला कि रेचेट का असली नाम कसेती था। 5 साल पहले अमेरिका में उसने एक छोटी बच्ची डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग को किडनैप किया था। डेजी की फैमिली ने फिरौती की रकम तो दे दी, लेकिन फिर भी कैसेटी ने बच्ची को मार डाला। इस हादसे के बाद डेजी की प्रेग्नेंट माँ की भी मौत हो गई और उसके पिता ने खुदकुशी कर ली। परिवार की एक वफादार आया ने, जब पुलिस ने उस पर शक किया, अपनी जान दे दी। आर्मस्ट्रॉन्ग केस, पॉयरो ने कहा, अखबारों में बड़ा छाया हुआ केस था। एक अमीर परिवार की ट्रेजेडी। और अब कसेती या रेचेट ओरिएंट एक्सप्रेस में मरा हुआ पाया गया। मेरे दोस्त बुक ने कहा, यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक पहेली है और सिर्फ तुम ही इसे सुलझा सकते हो। सोच में डूबे पॉयरो ने अपनी मूंछों को एक बार फिर से मरोड़ा।
हाँ, अब हर यात्री से बात करनी होगी, हर एक से, क्योंकि ट्रेन में मुझे हर किसी पर शक है। डाइनिंग रूम को अस्थायी रूप से परीक्षण का कक्ष बना दिया गया। पारो ने अपनी किताब निकाली और इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले आए रेचेट के सेक्रेटरी हेक्टर मैक्वीन। मिस्टर रेचेट मुझे सिर्फ चिट्ठियां लिखने के लिए ही इस्तेमाल करते थे। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। लेकिन उसकी आवाज़ कांपी। जब मुझे पता चला कि वो कसेटी हैं तो मेरी रूह कांप गई। मैं आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली को जानता था, यू सी। प्रिंसेस ड्रैगोमिरॉफ अपनी रॉयल डिग्निटी के साथ आई। मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं नॉवल पढ़ रही थी। मेरी आया हिल्डेगार्ड इसकी गवाह है। और हाँ, मैं भी आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली को जानती थी। मैं डेज़ी की गॉड मदर थी। मैरी डेबनहम कूल और शांत और बहुत ही इंटेलिजेंट। मैं अपने कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली, लेकिन हाँ, कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी मैंने। कर्नल आर्बटनॉट ने अपना बयान दिया। हाँ, पाइप क्लीनर मेरा हो सकता है। मैं कॉरिडोर में पाइप स्मोक कर रहा था। मिस डेबनहम से भी मुलाकात हुई थी मेरी। ओ, ये सब बहुत डरावना है। मिसेस हबर्ड हिस्टेरिकल थी। मेरे कंपार्टमेंट में कोई घुसा था। मैंने बटन भी ढूंढा है, ये बटन, और रात को कनेक्टिंग डोर खुलने की आवाज़ भी सुनी थी। काउंटेस एंड्रियनी बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही शांत। मैं और मेरे हस्बैंड रात भर साथ थे। हम दोनों ने स्लीपिंग ड्राफ्ट ली थी। काउंट एंड्रियनी ने अपनी बीवी की बात की पुष्टि की, लेकिन पॉयरो ने नोटिस किया कि काउंटेस के पासपोर्ट पर इंक का धब्बा था। ग्रेटा ऑल्सन स्वीडिश मिशनरी इंटरव्यू के दौरान रो पड़ी। मैं बहुत डरी हुई हूँ। ऐसी खतरनाक मौत, ऐसी भयानक मौत, मैं ये सब नहीं झेल सकती हूँ। मास्टरमैन रेचेट का वैले बिल्कुल शांत था, परफेक्ट ब्रिटिश सर्वेंट। मैं सर्दी से परेशान था। मिस्टर रेचेट ने मुझे स्लीपिंग ड्राफ्ट दी थी। एंटोनियो फॉस्करेली ने बिना रुके बातें की। मैं इटालियन हूँ, हम इमोशनल होते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। साइरस हार्डमैन अमेरिकन डिटेक्टिव निकला। मैं रेचेट की सिक्योरिटी के लिए था। मुझे शक था कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। पीए मिशेल ने अपना एलिबाई दिया। मैं अपनी सीट से नहीं हिला। सिर्फ जब पैसेंजर्स ने बेल बजाई मैं तभी गया। लेकिन सबसे अजीब इंटरव्यू था प्रिंसेस ड्रैगमरॉफ की मेड हिल्डगार्डे श्मिट का। मैंने रात को एक औरत को कॉरिडोर में देखा था, लाल किमोनो में, लेकिन ट्रेन में किसी के पास लाल किमोनो नहीं थी। हर साक्षात्कार के बाद पहेली और उलझती जा रही थी। हर कोई कुछ छुपा रहा था। हर किसी की कहानी में कोई ना कोई छेद था। मेरे दोस्त, पॉयरो ने भूख से कहा, ये यात्री झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? पॉयरो अपने कंपार्टमेंट में बैठे एविडेंस को तैयार कर रहे थे। उनकी नोटबुक खुली थी, सिगरेट एश ट्रे में जल रही थी। ऑर्डर एंड मेथड, उन्होंने कहा। हर क्लू, हर स्टेटमेंट, सब कुछ एक पैटर्न बना रहा है। रुमाल पर एच का मोनोग्राम। मिसेस हबर्ड का फर्स्ट नेम हेलेना है, लेकिन राजकुमारी की मेड का नाम भी हिल्डेगार्ड है। पाइप क्लीनर कर्नल आर्बटनॉट पाइप स्मोक करते हैं, लेकिन ट्रेन में और भी स्मोकर्स हो सकते हैं। कंडक्टर का बटन, लेकिन पियर मिशेल के कोट से कोई बटन गुम नहीं हुआ है। फिर ये बटन आया कहाँ से? फिर पॉयरो ने आर्मस्ट्रॉन्ग केस के कनेक्शंस को देखना शुरू किया। राजकुमारी डेज़ी की गॉड मदर थी। मैक्वीन के पिता आर्मस्ट्रॉन्ग केस के प्रोसिक्यूटर थे। मास्टरमैन कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग के बैटमैन थे लड़ाई में। कर्नल आर्बटनॉट आर्मस्ट्रॉन्ग के करीबी मित्र थे। फॉस्टरकारेली आर्मस्ट्रॉन्ग का फैमिली ड्राइवर था। पॉयरो की आंखें चमकी। मिसेस हबर्ड, क्या वो लिंडा आर्डन हो सकती है, डेज़ी की ग्रैंडमदर, फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस? और फिर कनेक्शंस एक दूसरे से जुड़ते गए।
मैरी डेबनहम आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की आया, ग्रेटा ऑल्सन डेजी की नर्स, काउंटेस एंद्रेनी आर्मस्ट्रॉन्ग की छोटी बहन। हार्डमैन आर्मस्ट्रॉन्ग हाउसहोल्ड के एक पुलिस ऑफिसर से प्यार करता था। पीए मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की फ्रेंच कुक का भाई। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, पॉयरो ने कहा। इतने सारे लोग, सब आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली से कनेक्टेड, एक ही ट्रेन में। अचानक मिसेस हबर्ड के कंपार्टमेंट से एक और क्लू मिला, एक चाबी, रेचेट के कंपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबी। अब समझ आया, पॉयरो ने कहा। अब सब क्लियर है। ये कोई साधारण कत्ल नहीं है, ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन थी। बर्फ अब भी ट्रेन को रोक रही थी। डाइनिंग कार में सारे यात्री जमा थे। टेंशन हवा में तैर रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस केस के 2 सॉल्यूशंस हैं। मैं दोनों आपको बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन ये है कि एक अनजान कातिल ट्रेन में घुसा, उसने रेचेट यानी कसेती का खून किया और बर्फ का फायदा उठाकर भाग गया। पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन पॉयरो की आंखें चमकी। इस गुत्थी का ये समाधान नहीं है, ये गलत है। असली समाधान ये है कि आप सब मिले हुए थे। यस, एवरी सिंगल वन ऑफ यू। आप सब आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली से जुड़े हुए हैं। आप सब ने मिलकर एक ज्यूरी बनाई। हर एक वार, हर एक चोट अलग व्यक्ति ने किया, ताकि किसी को पता न चले कि आखिरी घातक वार किसने किया। मिसेस हबर्ड, या मैं कहूँ लिंडा आर्डन, फेमस एक्ट्रेस, डेजी की ग्रैंडमदर, आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। ये सब आपकी ही दिमाग की उपज थी। मिसेस हबर्ड की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हमने ही किया ये, न्याय के लिए। कानून जब कैसेटी को सज़ा नहीं दे पाया तो हमने सोचा कानून ना सही, हम तो दे सकते हैं। इसलिए ये हमने किया, न्याय के लिए, वफादारी के लिए, मासूमियत के लिए, इंसानियत के लिए, परिवार के लिए, प्यार के लिए और सहानुभूति के लिए। 12 लोग, 12 ज्यूरर्स और 12 वार। मॉन्जे बुक और डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन ने एक दूसरे को देखा। फिर बुक बोले, शायद इस बार हम पुलिस को पहला समाधान बताएंगे। पॉयरो ने अपनी मूंछों को मरोड़ा, उनकी आंखों में सहानुभूति थी। हाँ, कभी कभी न्याय कानून से अलग भी हो सकता है। कभी कभी मर्डर जस्टिस बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें 12 लोग मिले, उन्होंने एक जुर्म किया या शायद एक इंसाफ किया। आप क्या सोचते हैं? क्या पॉयरो ने सही फैसला किया? क्या जस्टिस और मर्डर कभी एक हो सकते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं हूँ रोशनी और फिर मिलूँगी आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।